ठंड में गरीब माँ की 10 भूखी बेटियां। अरे वाह, इस रेस्टोरेंट का चिकन लॉलीपॉप तो बहुत टेस्टी है मम्मी। अरे मजा आ गया। अच्छा, मेरे चिराग को यहाँ का चिकन लॉलीपॉप इतना ज्यादा पसंद है। अभी तो और भी बहुत सी चीज खाएंगे, हमारा ऑर्डर बस आता होगा। तभी संध्या और बबीता शाही दाल मखनी, बटर नान, तंदूरी चिकन लाकर सर्व करती हैं। मेम साहब, ये रहा आपका ऑर्डर। दोनों की आंखें भूख से भरी हुई थी और चेहरे पर थकावट थी। चिराग चिकन लॉलीपॉप छोड़कर तंदूरी चिकन पर टूट पड़ता है। यम्मी यम्मी, ये तंदूरी चिकन तो और भी ज्यादा टेस्टी है मम्मी, मजा आ गया। चिराग को खाता हुआ देखकर दोनों बहनों का मन ललचाने लगता है। काश कि किसी रोज हमें भी ऐसा शाही खाना खाने को मिलता। ये चिकन लॉलीपॉप तो देखने में कितना लाजवाब लग रहा है। काश कि मैं कभी इसे खा पाती। पैसे वाले लोग की तकदीर भी कितनी अच्छी है, जो मन चाहे वो खरीद कर खा लेते हैं। और एकदम गरीबों का हाल है, 2 वक्त की रोटी के लिए भी सारा दिन भर मेहनत करनी पड़ती है। तभी तंदूरी रेस्टोरेंट का मालिक तेनालीराम आकर दोनों गरीब बहनों पर गुस्से में बरस पड़ता है। अरे तुम दोनों बहनें यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाकर दूसरे कस्टमर को हैंडल करो। जी मालिक, बस जा रहे हैं। चल बबीता। गुस्से में मालिक सविता के पास आता है, जो कि इतनी कड़कड़ाती ठंड के मौसम में जूठे बर्तन धो रही थी। अरे ओ कामचोर, अभी तक तुझे प्लेट नहीं धुली? कस्टमर की भीड़ लगी पड़ी है खाने के लिए। बस प्लेट खंगालना रह गया है सेठ जी। पानी बर्फ जितना ठंडा है, हाथ सुन्न हो गए हैं। तुम माँ बेटियों के बहाने मैं खूब समझता हूँ। तुम्हारी हेकड़ी तोड़नी ही पड़ेगी। अगर 10 मिनट के अंदर ये प्लेट नहीं धुले तो तेरी 10 बेटियों को आज खाने का एक निवाला नहीं दूंगा। ये सुनते ही सविता की आंखें डबडबा जाती हैं और वो गरीब दुखियारी माँ खुद को ठंड में झोंक कर प्लेट धोती है। कैसे भी करके मुझे 10 मिनट में सारी प्लेट साफ करनी होगी, वरना मेरी बच्चियों को खाना नहीं मिलेगा। क्या सविता इस चुनौती को पूरा कर पाएगी और उसकी 10 भूखी बेटियों को खाना मिलेगा? आखिर क्यों सविता और उसकी बेटियों को 2 वक्त की रोटी के लिए भी ऐसे कड़कड़ाते ठंड के मौसम में इतना कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है? कौन है ये औरत? चलिए देखते हैं। अरे सविता बहन, तुम्हारी बच्ची कब से रोई जा रही है? लगता है उसे भूख लगी है, दूध पिला दो। नरेश भैया, आप तो मेरी परिस्थितियों को अच्छे से जानते हैं। अगर अपनी एक बेटी का पेट भरने के लिए मैं इसे दूध पिलाने लग जाऊंगी तो मेरी 4 बेटियां भूखी रह जाएंगी, और अगर मालिक ने देख लिया तो काम से भी हाथ धोना पड़ेगा। डबडबाई आंखों से सविता अपनी बेटी को देखकर फिर से ईंट बनाने लगती है। बच्ची लगातार रो रही है। मुझसे इस बच्ची की हालत नहीं देखी जाती। जाओ जाकर उसे दूध पिला दो, तब तक मैं तुम्हारे हिस्से की ईंट बनाता हूँ। सविता अपनी बेटी को सीने से लगा के दूध पिलाती है। दिसंबर की सर्दियों का दिन होता है। भट्टी पर घना कोहरा छाया है। आसमान से ओले बरस रहे हैं। ठंडी ठंडी हवाओं से उस गरीब माँ का रोम रोम थर थर कांप रहा है, मगर उसे तो अपनी भूखी बेटियों की चिंता है। पेट भर गया ना मेरी रानी बेटी का? अब तू आराम से खेल, मैं ईंट बना लूं। दोनों मिलकर ईंट भट्टी में ईंट पकाते हैं और दुख भरी बातें करते हैं। सविता बहन, किसी ने ठीक ही कहा है, एक पिता के न गुजर जाने के बाद भी एक माँ संतान को दुख उठाकर पाल ही लेती है। तभी तो माँ का नाम इस दुनिया में सबसे बड़ा है। तुम जिस कदर दुख उठाकर अपनी 5 बेटियों को पाल रही हो, वो सब नहीं कर पाती। मगर दिन रात कमर तोड़ मेहनत के बावजूद भी मेरी बच्चियों को 2 वक्त का पेट भरकर खाना भी नहीं मिलता। इससे बड़े दुख की बात एक माँ के लिए और क्या होगी। मेरी कमाई से ही मेरा घर संसार चलता है और मेरी सास मेरी बेटियों को केवल रूखी सूखी रोटी देती है, वो भी सिर्फ एक एक गिनकर। बातों ही बातों में नरेश का हाथ तपती भट्टी में जल जाता है, जिस वजह से सविता उसे खाने का कौर बनाकर खिलाती है। ये नज़ारा दूर से उसका शराबी पति रमेश देख लेता है और उसके घर आते ही कलेश मचाता है। आ गई अपने यार के साथ रंगरेलियां मनाकर। अजी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या हो गया है आपको? मैं तो काम पर गई थी। बज्जात झूठ बोलती है। मैं खुद अपनी दोनों आंखों से तुझे तेरे यार को अपने हाथों से खाना खिलाते देखा है। आप गलत समझ रहे हैं, वो मेरे भाई की तरह है। भगवान के लिए मुझ पर ये लांछन मत लगाइए। मैं अपने सिंदूर और मंगलसूत्र की कसम खाकर कहती हूँ, मेरा उनका कोई ताल्लुक नहीं। ये सुनते ही सविता की जालिम सास उसका बाल नोचते हुए उसका सर दीवार से लड़ा देती है। करम जली चरित्रहीन मेरे बेटे की झूठी कसम खाती है। जब से तेरे पैर मेरे घर में पड़े, तूने हमें बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। 5 बुक्कड़ बेटियां और पैदा कर दी हमारे सर पर। निकल जा मेरे घर से।
शीला सविता को बालों से घसीटते हुए घर से बाहर निकालने लगती है। उसकी 5 बेटियां बिलख बिलख कर रोते हुए पीछे पीछे जाती हैं। दादी माँ को छोड़ दो, उन्हें मत मारो। पिताजी माँ को बचा लो। रमेश सविता को घर से बाहर धक्का मार देता है। सविता अपनी 5 बेटियों के साथ नरेश के घर जाती है, जहां अलग ही दुख भरा मंजर छाया हुआ था। उसकी 5 बेटियां आशा, गुंजन, मुस्कान, सोनम, राधा उसके शव को देखकर रो रही थीं। पिताजी उठिए ना, पहले माँ हमें छोड़कर चली गई, फिर आप भी हमें छोड़कर चले गए, अब हमारा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। तभी मकान मालिक आकर 5 को ठंड के कहर में घर से निकाल देता है। अरे चलो चलो, अब तुम 5 निकल जाओ इस घर से और अपना कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ लो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो खुद सहारा ढूंढते हुए नरेश भैया के घर आई थी। मेरा तो खुद कोई ठिकाना नहीं। इन बच्चियों को सहारा तो देना होगा। नरेश भैया के बहुत से उपकार हैं मुझ पर। सविता उन 5 को अपने साथ ले लेती है और अब 10 के साथ ठंड के मौसम में मारी मारी फिरती है। इसी तरह से फुटपाथ पर आकर बैठ जाती है। सामने एक आदमी स्वीट कॉर्न बेच रहा था। 10 भूखी नजरों से उसे देखने लगती हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, भुट्टा खाना है। अच्छा, तुम लोग यहीं रहना, मैं भुट्टे लेकर आती हूँ। सविता भुट्टे वाले के पास आकर खड़ी हो जाती है। भैया जी, 2 भुट्टे मिलेंगे? मेरी बेटियां बहुत भूखी हैं। अरे हाँ बहन जी, क्यों नहीं मिलेंगे भुट्टे? 2 क्यों 10 ले जाओ, मेरे लिए तो और बढ़िया है, मेरी बिक्री होगी। भुट्टे वाला 2 भुट्टे सविता को दे देता है। 30 रुपए हुए बहन जी। मेरे पास देने के लिए पैसे नहीं है भैया। ये सुनते ही भुट्टे वाला कठोरता से उसके हाथों से भुट्टे छीन लेता है। अरे भिखारन कहीं की, हाथ में एक अठन्नी चवन्नी नहीं और भुट्टे खाने हैं, भागो यहाँ से। सविता भीगी आंसुओं भरी आंखों से खाली हाथ अपनी बेटियों के पास लौट जाती है। 10 15 से 21 साल की समझदार थी, इसलिए वह भी खाने की इच्छा नहीं जताती और इस तरह ठंड की वह कहर भरी रात गरीब माँ बेटियां भूखे ही गुजारती हैं। किसी तरह फुटपाथ पर पड़े पड़े एक फटे कंबल में वो बैठी रहती हैं। इसी तरह 2-4 दिन अब ठंड के मौसम में भूखे रहने के चलते बबीता सोनम को उल्टी होने लगती है। मेरी बच्ची, तुझको क्या हो गया बबीता? माँ, पिछले 2-3 दिनों से हमारे पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया, इसलिए बबीता को उल्टी हो रही है। ऊपर से ठंड का मौसम भी है। हे भगवान, तो इतना निर्दय कैसे हो सकता है? कोई तो रास्ता खोल, किस तरह से मैं अपनी बेटियों का पेट भरवाऊं? तभी एक आदमी फुटपाथ से गुजरते हुए कुछ रूखी सूखी रोटियां डाल जाता है। 2-4 कुत्ते आकर रोटी को मुंह में दबा लेते हैं। अपनी बेटियों को दम तोड़ते हुए देखने से अच्छा है मैं उन्हें ये रोटी खिला दूं, कम से कम उनकी भूख तो मिट जाएगी। सविता ना आओ देखती है ना ताऊ और कुत्तों के मुंह से रोटी छीनने लगती है। तभी एक कुत्ता उसे काट भी लेता है। बेचारी लाचार माँ लहूलुहान हो जाती है। लो मेरी बच्चियों, ये रोटी खा लो, पेट भर जाएगा। सविता अपने हाथों से निवाले तोड़कर खिलाती है। सामने के रेस्टोरेंट से तेनालीराम ये सब कुछ देख रहा होता है और अपना फायदा देखकर काम का ऑफर देता है। इस वक्त तुम्हारी परिस्थितियां बहुत खराब लग रही हैं। तुम चाहो तो मेरे रेस्टोरेंट में प्लेट धोने का काम कर सकती हो। बदले में मैं तुम्हें और तुम्हारी 10 बेटियों को खाना दे दूंगा। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी सेठ जी। सविता अपनी बेटियों को लेकर उस रेस्टोरेंट के अंदर आती है जहाँ हीटर चल रहा था। सबको गर्माहट महसूस होती है। देखो, तुम 10 बहनों को रेस्टोरेंट में आने वाले लोगों से खाने का ऑर्डर पूछना है और उन्हें खाना परोसना है। और सविता, तुम जाके प्लेट धो। बेचारी सविता बर्फ जितने ठंडे पानी में बर्तन धोती है, मगर उसे लेट हो जाता है। इधर 10 बहन भूखे पेट लोगों को खाना परोसती हैं। सविता वक्त से पहले सारी प्लेट धोकर चुनौती को पूरा कर लेती है। सेठ जी, मैंने सारी प्लेट धो दी, अब मेरी बेटियों को थोड़ा थोड़ा खाना दे दो, वो बहुत भूखी हैं। ठीक है, पतीले में थोड़ा चावल लगा है, उसी में अपनी बेटियों को खिला दो। मगर ये तो 2-3 निवाले चावल है, थोड़ा ज्यादा खाना दीजिए। मैंने और मेरी बच्चियों ने इतनी मेहनत की है। अरे तू तो मेरे सिर पर ही चढ़ी जा रही है। इतने में ही खाना है तो खाओ, वरना भाड़ में जाओ। तभी एकदम से सविता की बेटी सोनम भूख के मारे बेहोश हो जाती है, जिस पर सविता रोते हुए बद्दुआ देती है। सेठ, तुम्हें इस गरीब माँ की हाय लगेगी। किसी गरीब की मेहनत के बदले तुम उसे भरपेट खाना भी नहीं दे सकते। लानत है तुम पर। चलो मेरी बच्चियों। रेस्टोरेंट के मालिक को सविता और उसकी बच्चियों पर दया आ जाती है और वो उनको रोक लेता है। रुक जाओ बहन, औरत के हाथ से तो बड़े बड़े राजा और शूरवीर भी खाक हो गए, तो मैं क्या ही हूँ। तुम बैठो, मैं खाना खिलाता हूँ। अंत में मालिक सविता और उसकी 10 बेटियों को बढ़िया खाना खिलाता है और अब सविता और उसकी बेटियां उसी रेस्टोरेंट में मेहनत करके गुजर बसर करती हैं। सदा सुहागन रहो बहू, चांद जैसी सुंदर बहू है मेरी, नजर न लगे किसी की भी। खुश रहो बहू, आज से तुम मेरी बेटी के ही तरह हो। जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तुम हो।
अभी तो मेरे भाभी के आए हुए 5 मिनट नहीं हुए हैं, मेरी मम्मी पापा तो उसको सर पर ही चढ़ाने लग गए हैं। कुछ देर बाद प्रेरणा रसोई में सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाती है। कुछ देर बाद खाने को डाइनिंग टेबल पर लगाती है। सभी लोग खाना खाकर प्रेरणा की तारीफ करते हुए कहते हैं, प्रेरणा, तुम्हारे हाथों में जादू है क्या? तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मुझे मेरी माँ की याद आ गई। वो भी इसी तरह से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। हाँ सुमित्रा, तुम सही कह रही हो। आज से पहले मैंने इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। अच्छा पापा, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने आपको कभी अच्छा खाना बनाकर खिलाया ही नहीं। आप सिर्फ भाभी की ही तारीफ कर रही हो। अरे मोनिका, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे लिए तुम दोनों एक सी हो। सुमित्रा के ससुराल वाले प्रेरणा को बहुत पसंद करने लगे थे और प्रेरणा अपनी संस्कारी आदतों की वजह से अपने ससुराल वालों के दिल में बस चुकी थी, जिसे देख उसकी ननद मोनिका जरा भी खुश नहीं थी। प्रेरणा रसोई में ठंड में बर्तन धो रही होती है, तभी वहाँ मोनिका आती है। सारे बर्तन धुल गए क्या भाभी? ओहो, आपका काम तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। रुकिए। प्रेरणा ठंड से कांपते हुए बर्तनों को धो ही रही होती है कि तभी उसकी ननद मोनिका रसोई में बहुत सारा ठंडा पानी गिराने लगती है, जिसे देख प्रेरणा कहती है, मोनिका, ये क्या कर रही हो? तुम इस तरीके से रसोई में ये ठंडा पानी क्यों गिरा रही हो? कुछ नहीं मेरी प्यारी भाभी जी, जब आपके बर्तन धुल जाए तो रसोई में गिरे ठंडे पानी को भी साफ कर देना। प्रेरणा ठंड में रसोई में गिरे ठंडे पानी को पोंछे से साफ कर ही रही होती है कि उसको मायके में हुए उसकी बहन के द्वारा उसके ऊपर अत्याचार याद आने लगते हैं। ये बर्तन धोने के बाद इन बर्तनों को भी धो देना और थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कब से इन 2 बर्तनों में ही लगी पड़ी हो? बाहर चौल पर बर्तन धोने में बहुत ठंड लगती है। ठंडी हवाएं भी बहुत तेज चल रही है और तुम हो कि और इतने सारे बर्तन लेकर आ गई हो। कोई काम चोरी करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से सारी बर्तन धो, नौकरानी कहीं की। रसोई में ठंडा पानी को साफ करते हुए, बहन से कभी बहन का प्यार नहीं मिला। सोचा था ननद के साथ अपनी बहन की तरह रहूंगी, लेकिन जैसे मायके में बहन का अत्याचार होता था वैसे ही ससुराल में ननद का अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। ऐसे ही कुछ दिन प्रेरणा सबको खाना खिला रही होती है और कुछ देर बाद जाकर वो भी खाना खाने वाली होती है, लेकिन उससे पहले मोनिका रसोई में जाती है और बचे कुचे खाने को निकालकर घर के बाहर कुत्तों को देने लगती है। कुछ देर बाद जब प्रेरणा रसोई में आती है और सारे बर्तनों को हटाकर देखती है तो उसमें खाना नहीं होता। तभी मोनिका को बाहर से अंदर आते हुए देख प्रेरणा उससे पूछती है, इतनी रात को मोनिका, तुम बाहर से कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं भाभी, कुत्तों को खाना देने गई थी जो रसोई में रखा हुआ था। अच्छा, तो इसीलिए रसोई का खाना खत्म हो गया? तुमने उन खानों को कुत्ते को दे दिया? पर मोनिका, मैंने तो अभी तक खाना खाया ही नहीं था। आपने खाया या कुत्तों ने खाया, बात तो बराबर ही है, पर मेरे लिए आपसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट गली के कुत्ते हैं। इतनी रात को ननंद भाभी में कौन सी बातें चल रही हैं? और बहू, तूने खाना खाया? इतनी रात हो गई है, जा आराम कर ले। अपनी माँ की बातें सुनकर मोनिका घबराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वहीं प्रेरणा अपनी ननंद की सारी गलतियों को छुपाते हुए अपनी सास से कहती है, हाँ माँ जी, मैंने खाना तो खा लिया, बस आराम करने ही जा रही थी। कुछ देर बाद प्रेरणा अपने कमरे में आ जाती है और अब प्रेरणा को बहुत तेज भूख लग रही थी, क्योंकि उसका खाना तो मोनिका ने कुत्तों को खिला दिया था। ससुराल में ननंद के अत्याचारों को देखकर उसे मायके में अपनी बहन के द्वारा उसके ऊपर किए गए अत्याचार फिर से याद आने लगते हैं। आह माँ, निधि छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। घर की सारी काम पड़ी है और आराम से महारानी बैठकर खाना खा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई खाना खाने की? चल छोड़ खाना। ज्यादा भूख थी ना तुझे? अब खा ले इस खाने को। आखिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा करती हो? क्यों इतने अत्याचार मेरे ऊपर कर रही हो? मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं, गलती हम लोगों की है जो हम तुझे पाल रहे हैं। हमें तो बेटा चाहिए था, पर गलती से तू हो गई। प्रेरणा के साथ जब भी ससुराल में उसकी ननंद उसके ऊपर अत्याचार करती तो उसे अपने मायके में हुए सारे अत्याचार याद आने लगते हैं जो उसकी बहन के द्वारा उस पर किए जाते थे। आखिर मेरी क्या गलती है जो मायके में मुझे मेरी बहन का अत्याचार सहने को मिला और अब ससुराल में अपनी ननंद का? सोचा था ससुराल में मुझे मेरी ननंद से बहन वाला सुख मिलेगा, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब है। जहां प्रेरणा अपनी बहन को याद कर रो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन निधि की शादी हो चुकी थी और ससुराल वाले उसके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। दिन रात झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़ा, खाना सब कुछ निधि से ही करवाते थे और बेचारी को खाने को 2 वक्त का खाना भी नहीं देते थे। ये सभी चीज देखकर निधि अब अपनी बहन पर जो अत्याचार करती थी उसका अफसोस करते हुए कहती है, सही कहते हैं लोग,
जिस तन पर बीतता है वही तन तकलीफ जान सकता है, और मेरे ससुराल वाले मुझ पर इतना अत्याचार करते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी बहन के साथ कभी अच्छा नहीं किया। मैंने अपनी बहन को एक बहन का सुख कभी दिया ही नहीं। निधि को अब अपनी गलती का एहसास होता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेरणा के ससुराल में उसकी ननंद को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। सभी लोग आपस में बात करते हैं, रिश्ते की रजामंदी हो जाती है। तभी सुमित्रा कहती है, मुझे लगता है कि परिवार वालों की रजामंदी तो हो ही गई है, पर कुछ समय हमें लड़का और लड़की को अकेले भी बात करने देना चाहिए ताकि वो दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सकें। अपनी माँ के कहने पर मोनिका उस लड़के के साथ अकेले में बात करती है। कमरे में उन दोनों के सिवा कोई नहीं होता। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उसका होने वाला पति करण बात करने के दौरान उसको बार बार टच करता है। कभी उसके कमर पर हाथ रखता है तो कभी उसके कंधे पर। मोनिका इन चीजों से अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है कि तभी उसके कमरे में लगी एक खिड़की से उसकी भाभी ये सभी चीज देख लेती है और वो फौरन कमरे के अंदर आती है और करण के गाल पर खींचकर एक तमाचा मारती है और उसको रूम से बाहर लेकर आती है, जहां पर सारा परिवार खड़ा हुआ होता है। बेटी को सिर्फ पैसे कमाना ही सिखाया क्या? संस्कार नहीं सिखाया क्या? लड़कियों से किस तरीके से बात की जाती है? ऐसा क्यों बोल रही हो बहू? क्या हुआ? माफ कीजिएगा, पैसा बेशक से बहुत हो आपके पास, लेकिन एक लड़की के साथ बगल में बैठने का जो तरीका होता है वो जरा भी नहीं है आपके बेटे में, और हमें ये रिश्ता नहीं पसंद और हम लोग ये शादी नहीं कर सकते। मोनिका, तुम ये शादी करना चाहती हो क्या? भाभी नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लड़के को प्रेरणा बहुत ही अच्छी तरीके से जलील करती है, जिसे देखकर उसके परिवार अपने बेटे को लेकर फौरन वहां से चले जाते हैं। तभी मोनिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी भाभी से माफी मांगते हुए कहती है, भाभी, आज आपकी वजह से उस दरिंदे से मेरी शादी नहीं हुई। अगर आप सही वक्त पर नहीं आती तो मैं ये बात कभी अपने परिवार से बोल नहीं पाती और उस दरिंदे से मेरी शादी हो जाती। और भाभी, मुझे माफ करिए, मैं आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाई और आपके साथ हमेशा क्या मोनिका? अरे किस बात की माफी मांग रही है तू अपनी भाभी से? कुछ नहीं माँ जी, आप इस मैटर में मत बोलिए, ये ननंद और भाभी का पर्सनल है। सभी के चले जाने के बाद मोनिका सारी बातें अपने परिवार वालों को बताती है कि वो लड़का उसके साथ किस तरीके से बदतमीजी कर रहा था। प्रेरणा की ननंद को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब मोनिका अपनी भाभी के साथ बहुत प्यार से रहती थी, जैसे एक बहन रहती है। प्रेरणा बहुत खुश थी। तभी एक दिन उसके पास उसकी बहन निधि की कॉल आती है। हेलो निधि, कैसी है बहन तू? तूने आज पहली बार मुझे कॉल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तू ठीक तो है ना? दी, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपके ऊपर बहुत अत्याचार किया और आपके प्यार को कभी नहीं समझ पाई। अब आज जब मेरा ससुराल मुझ पर इस तरीके से हुक्म जमाता है और अत्याचार करता है तो मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ कभी कुछ सही नहीं किया। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ दी, कि आप मुझे मेरी गलतियों की माफी देंगी? निधि, तू मेरी छोटी बहन है और तू मुझ पर कितना भी अत्याचार करती थी, लेकिन मैं तुझे आज भी अपनी छोटी बहन ही मानती हूँ और उतना ही प्यार करती हूँ। तुझे मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। तू आज भी मेरे लिए मेरी छोटी बहन है और मेरी लाडली है। प्रेरणा बहुत खुश थी। जहाँ उसे उसकी ननंद का प्यार मिल रहा था, वहीं अब उसे उसकी छोटी बहन भी बहुत प्यार करने लगी थी और अपनी बहन और अपनी ननंद का प्यार पाकर प्रेरणा बहुत खुश थी।